तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिक कुछ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और उसके साथ कुछ फिनोमिनास जो आपने 10th में आइडिया लिया हुआ है, हल्का हल्का सा थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो आपको पता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे लाइट की बेंडिंग हो जाती है और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हो आप? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So the phenomena of change in path of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. जब भी light obliquely का ध्यान से समझना, obliquely का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट देखो यहां पे देखो एयर और ग्लास दो मीडियम है, अगर लाइट बिल्कुल सीधी चले गई परपेंडिकुलर तो वो सीधी चले जाती, मतलब इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होती। रिफ्रैक्शन तभी होगी जब लाइट ऑब्लिकली एंटर करेगी। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, बेंडिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे जैसे ये ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था पर ये सीधा नहीं गई, कहां पे बेंड हो गई? थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो गई। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में होता क्या है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या तो आपको पता है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या क्या होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है? देखो ये लाइट आई, जिस पाथ को लाइट कवर करते हुए आ रही है उस पाथ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हुई, जिस पॉइंट पे ये दोनों मीडियम को क्रॉस करके निकलेगी, एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो उस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हो आप? नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद लाइट देखो जब एयर से ग्लास में गई तो लाइट अंदर की तरफ क्या हो गई? बेंड होगी। देखो ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था ना नॉर्मली, बिल्कुल ऐसे इस तरह, पर ये लाइट नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। तो बेंडिंग हो गई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दूसरा केस है, जब लाइट ग्लास से एयर गई तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधे इस तरह, पर ये जो है लाइट किधर की तरफ बेंड हो गई? नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो गई। तो इस केस में बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस केस में बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पता कैसे चलेगा? जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ लगी ये चीज? तो जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जाएगी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जाएगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम तब लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है? देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। क्लियर? यहां आप डेंसर को ये मत समझो कि वो गाढ़ा मीडियम होगा, मास डेंसिटी के साथ मत रिलेट करना ऑप्टिकल डेंसिटी को। क्लियर? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। इतनी चीज क्लियर होगी? मास डेंसिटी में मत जाना। अब ऐसी एग्जांपल देखें, ऑयल और वाटर में नॉर्मली बताओ कौन ज्यादा डेंसर होता है? ऑयल। बट अगर एक स्पेशल ऑयल ले, यहां पे टर्पंटीन ऑयल जो आप डोर्स पे लगाते हो ना, ऑयल पेंट करते वक्त जो डोर्स पे लगता है उसको बोलते हैं टर्पंटीन ऑयल। ये जो टर्पंटीन ऑयल है इसकी इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, बट ऑप्टिकली ये पानी के कंपैरिजन में रेयर मीडियम, पानी के कंपैरिजन में मास में इसकी डेंसिटी ज्यादा है, बट अगर हम ऑप्टिकली बात करें, ऑप्टिकली पानी के कंपैरिजन में ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। मतलब टर्पंटीन ऑयल में लाइट की स्पीड ज्यादा है और पानी में स्पीड क्या है? लाइट की कम। तो डोंट कंफ्यूज ऑप्टिकल मीडियम विद योर डेंसर दिस नॉर्मल मास डेंसिटी। ऑप्टिकली डेंसर और मास डेंसिटी दो अलग अलग चीजें। क्लियर? तो अब ये याद रखना, ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है? जहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ऑप्टिकली रेयर क्या होता है? जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी।
तो ये दो डायग्राम आपको बता दिया मैंने। उसके बाद ये भी बता दिया कि अगर लाइट परपेंडिकुलरली या बोले नॉर्मल के ऊपर ही लाइट जो है वो जा रही है, तो उस केस में लाइट ऐसी चले जाएगी, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी और हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन नहीं हुई। क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगी जब लाइट क्या होगी, या तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर ये चीज। अब देखिए इसके बाद जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आप इंसिडेंट एंगल बोलते हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रेक्टेड रे दूसरी तरफ नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फर्स्ट केस में जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। एयर जो है वो रेयर है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, ऑप्टिकली वर्ड अब मैं नहीं बोलूंगा तो खुद समझ लेना, ये रेयर और डेंसर ऑप्टिकली बोल रहा हूं। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ किससे, रिफ्लेक्शन से। क्योंकि बेंडिंग जो है वो किधर हो रही है, नॉर्मल की तरफ हो रही है, तो आर एंगल छोटा हो जाएगा और आई एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। और इस केस में बात करें, इस केस में क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, दूर जा रहा है नॉर्मल से, तो इस केस में इंसिडेंट एंगल छोटा होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर ये चीज। यहां पे इंसिडेंट एंगल छोटा, रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा, क्योंकि लाइट बेंड हुई है दूर की तरफ, तो आर बड़ा हो जाएगा। और इस केस में क्या होएगा, आर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड रे बेंड होने के कारण आर एंगल आई से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर यहां पे। और जब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो ही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है, जीरो ही, क्योंकि उसी के ऊपर ही तो आ रहा है नॉर्मल के ऊपर, और एंगल तो हमने नॉर्मल के साथ ही देखना है, तो ये तो है ही उसके ऊपर बिल्कुल। क्लियर ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो 10th में ऑलरेडी पढ़े। फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो आपका नॉर्मल है और आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मेरी इंसिडेंट रे है और यहां से ये क्या है, मेरी रिफ्रैक्टेड रे। तो सारा कुछ एक ही प्लेन के ऊपर है, इस स्क्रीन के ऊपर बन रहा है सब कुछ। ये नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, टकराने के बाद ऐसे चले जाएगी, ये तो प्लेन ही बदल गया उसका। अगर इस प्लेन में आ रही है, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जाने के बाद भी इसी प्लेन में जाएगी, बस बेंडिंग हो जाएगी, प्लेन उसका वही रहेगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये क्या कहता है कि अगर हम एक पेयर ले लें, मतलब आपने रिफ्रैक्शन करनी है, ऊपर मैंने एयर लिया, नीचे मैंने वाटर लिया। पहले मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया किसी आई एंगल पे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर जो है वो क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं आई को बदल रहा हूं, आई चेंज करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर भी चेंज होगा, बट बार बार ये कर रहा हूं और मैं साइन आई बाय साइन आर की रेशियो को चेक कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, किसी I1 एंगल पे इंसिडेंट करवाई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। फिर मैंने I2 पे किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, R2 आ गया। जैसे जैसे I बदलेंगे R बदलेगा, बट साइन I और साइन R की जब मैं रेशियो कर रहा हूं वो क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो यही सेकंड लॉ है कि अगर आपका मीडिया जो पेयर है मीडिया का वो सेम है, तो आप I को बदलो, R अपने आप उस अकॉर्डिंग बदलेगा कि साइन I बाय साइन R की जो रेशियो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसका सिंबल होता है ये वाला, ये हम आगे बताते हैं क्या है, कैसे लिखा जाता है। अभी तक सिर्फ ये रखो कि साइन I बाय साइन R इज कांस्टेंट, और बोलते क्या उस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगली स्लाइड में पता लग जाएगा। और इस लॉ को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है। चलिए, तो अब टर्म आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चे दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे आप, एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या पता चलता है वो सारा कुछ सीखेंगे यहां पे। सबसे पहली चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो, आपने क्या करना है, लाइट की स्पीड निकालनी है वैक्यूम में, जो हमें ऑलरेडी पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ और फिर आपने देखना है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी है।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, फॉर एग्जांपल पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये भी क्वेश्चन है कि मीडियम चेंज होने से कौन सी चीज चेंज नहीं होती? स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है किसी मीडियम का, तो आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर ये चीज? अब आप देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम की स्पीड के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में कितनी स्पीड है लाइट की, उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो वी की वैल्यू क्या होगी? कम। वी की वैल्यू कम होने का मतलब वो कैसा मीडियम होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका मतलब आपको म्यू से ये पता चलेगा कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। जिस मीडियम की म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है, वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। समझ लगी ये चीज? और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला। क्लियर? और अगर मैं बात करूं वैक्यूम की या एयर की, वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का या एयर का 1 होता है। क्यों ऐसा? देखो अगर आपने यहां वैक्यूम ले लिया तो नीचे वेलोसिटी मीडियम में कौन सी आ जाएगी? वैक्यूम वाली। और वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होगी? सी और सी ऊपर वाले कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एयर में भी हम स्पीड कितनी लेते हैं? सी लेते हैं, सी और सी फिर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये याद रखना, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। समझ लग गई ये चीज? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं बताओ इसका रेशो यूनिट क्या होता है या डिमेंशन क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होगा इसका, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। तो इट इज अ क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों है आपका कि इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब रिलेशन आपको पता है कि स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? तो क्या रिलेशन होता है यहां पे कि स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती। तो यहां पे देखो फॉर्मूला था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे स्पीड को लिख दिया वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए ये न्यू यूज कर रहा है, तो ऊपर आएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम, नीचे आएगा वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी कट गया तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। वैक्यूम में वेवलेंथ लाइट की डिवाइडेड बाय मीडियम में वेवलेंथ लाइट की। तो 2 फॉर्मूले आ गए। और ये कौन सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो यही चीजें डिफाइन करते हैं यहां पे लिखी। समझ लगी ये चीज? अब उसके बाद जो अगली टर्म है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत यूज होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो मान लो कि जो आपकी लाइट है ये कोई मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट यहां से ऐसे आई इस तरह और ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड होगी। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ऊपर वाला मीडियम कौन सा होगा? रेयर या डेंसर? रेयर, क्योंकि लाइट किधर की तरफ बेंड हुई है? अंदर की तरफ। तो ऊपर रेयर है, नीचे क्या है? डेंसर। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिख दिया, नीचे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख दिया मैंने? μ2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो, वो होता है रिलेटिव, रिलेट करके। और इसको शॉर्ट में इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होती है, ध्यान देना इसको, μ1 μ2, इसको ऐसे लिखेंगे। कई बुक्स n भी यूज करेगी और कई बुक्स इसको इस तरह भी लिखती है n2 1। जो मैंने ये 1 ऊपर लिखा है, कई बुक्स इसको आगे लिख देती। तो ये ध्यान देना, ये लिखने का मतलब है रेशो लिखना। आगे से यही लिखूंगा मैं अब, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है? रेशो। और रेशो में ऊपर कौन आएगा? जो यहां पे है। अगर मैं लिख रहा हूं ना a μ b, व्हाट डज इट मीन?
म्यू बी बाय म्यू ए। समझ लगी ये चीज? और लिखते कैसे हैं? ऊपर उसको लिखते हैं जहां से लाइट आती है, नीचे उसको लिखते हैं जहां पे लाइट जाती है। तो यहां पे 1 से लाइट आ रही थी और जा कहां रही है? 2 में। तो कैसे लिखा मैंने? 1 म्यू 2, और निकलेगा क्या? ये म्यू 2 बाय म्यू 1। एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं देखो ध्यान से, एक बार दोबारा लिख देता हूं। 1 म्यू 2 इज म्यू 2 बाय म्यू 1। इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका ये मतलब, और ये जो निकला है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर ये चीज? तो प्रोनंसिएशन इसकी ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और लिखेंगे 1 म्यू 2 विच इज रेशियो ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1। अब यहां वैल्यूज को पुट करें, अगर देखो म्यू 2 कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, अभी यही समझाया। फिर म्यू 1 कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सी कट जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया फॉर्मूला कि अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो म्यू 2 बाय म्यू 1, तो वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा। वेलोसिटी में क्या कर दोगे? V1 बाय V2, वेयर V1 इज वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम और V2 क्या है? वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। फिर आगे इसको आप फर्दर लिख सकते हो। फर्दर कैसे लिखोगे आप? V1 को आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी। V2 को क्या लिख सकते हो? लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया तो ये भी बन गया फॉर्म। क्लियर? तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में फर्क पता लग गया। एब्सोल्यूट किसी पर्टिकुलर मीडियम का होता है, रिलेटिव मतलब दो मीडियम का कंपेयर करके। क्लियर ये चीज समझ लग गई? तो यही यहां पे लिखा है। अब दोबारा आते हैं स्नेल्स लॉ पे, कि स्नेल्स लॉ में जो वो कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट बेसिकली था क्या? वो कांस्टेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं था, वो कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। क्या है मतलब? देखो इसको ध्यान से। फिर वही बच्चों, हमारे पास यहां पे ये नॉर्मल है, ये आई लाइट इस तरह, यहां पे एंगल आई है और ये यहां पे चलेगी एंगल आर। एरो जरूर बनाना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये फर्स्ट मीडियम है, इसका म्यू 1 लिख देते हैं। ये सेकंड मीडियम है, इसका म्यू 2 कर दिया हमने। स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 1 म्यू 2, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको लिखना कैसे है ये याद रखना। अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है तो यहां पे आप 1 म्यू 2 लिखोगे। अगर लाइट 2 से 1 में जाती तो हम क्या लिखते? 2 म्यू 1। ऊपर इंसिडेंट एंगल आएगा और नीचे क्या आएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ लगी ये चीज? इसको आगे ओपन कैसे करोगे? म्यू 2 बाय म्यू 1। फिर इसको आगे कैसे लिख सकते हो? V1 बाय V2 या लैम्डा 1 बाय लैम्डा। समझ लग गया? स्नेल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा अब आपका। पक्की बात है? चलो नोट करो। अब नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। कि वो जो मीडियम है पर्टिकुलर, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का कम होता है, ग्लास का उस कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो पहले तो उसने बोला कि आपका मीडियम कैसा होगा। वाटर का कम है, ग्लास का ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो आगे जाके एक रिलेशन पढ़ोगे, कॉची रिलेशन, उसमें ये बोला जाता है कि जो वेवलेंथ है लाइट की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए वो मीडियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। क्लियर? तो लाइट की वेवलेंथ पे भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। थर्ड है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आपसे। फोर्थ है सराउंडिंग मीडियम कैसे, साथ वाला मीडियम कैसे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, इट मे बी नोटेड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी आपने देखा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो मीडियम के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल पे क्या है? वो इंडिपेंडेंट, उस पे नहीं डिपेंड करता। तो यहां पे भी क्वेश्चन निकलता है
कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है? नहीं करता। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे आप लाइट को 60 डिग्री पे इंसिडेंट करवाओ, चाहे आप लाइट को 30 डिग्री पे इंसिडेंट करवाओ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही रहेगा जितना होता है। आगे आप ये वैल्यूज को याद भी करोगे कि कितना होता है। उसके बाद है अब बच्चों कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। तो रिफ्रैक्शन का कॉज है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने के कारण ही लाइट में बेंडिंग आती है। क्यों होता है ऐसा? देखो यहां पे बेंडिंग की एक्सप्लेनेशन। अब आपने पढ़ा कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, स्नेल्स लॉ। उसके बाद 1 म्यू 2 को क्या लिख सकते हो आप? म्यू 2 बाय म्यू 1। इसको आगे क्या लिख सकते हो? v1 बाय v2। समझ लगी ये चीज? अब देखो ऊपर है रेयर मीडियम जहां स्पीड है v1 लाइट की, नीचे है डेंसर मीडियम जहां स्पीड है v2। ये आई हमारी इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे ने बनाया इंसिडेंट एंगल। आपको ये तो पता लग गया कि यहां पे बेंडिंग होनी है अंदर की तरफ, तो ये आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इस केस में इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा? छोटा, तभी अंदर की तरफ बेंड हुई। वो कैसे प्रूफ होगा? यहां पे देखो, जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो v1 बड़ा होगा और v2 क्या होगा? छोटा। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। डेंसर में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम। तो v1 ज्यादा है, v2 क्या है? कम। तो यहां पे देखो v1 बाय v2 की रेशियो 1 से क्या आ जाएगी? बड़ी। इसका मतलब साइन आई बाय साइन आर की रेशियो 1 से क्या आ गई? बड़ी। इसका मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन व्हाट? साइन आर। इट मींस आई इज ग्रेटर देन आर। तो अपने आप आया ना कि इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? छोटा। छोटा होना है इसलिए बेंडिंग किस तरफ हुई? अंदर की तरफ। तो ये स्पीड ही है जो डिसाइड कर रही है कि बेंडिंग किस तरफ होनी। क्लियर? यही अगर मैं बोलता डेंसर टू रेयर का केस, तो अगर लाइट डेंसर से रेयर है, ये डेंसर, ये आई एंगल। अब आपको पता है बेंड अवे होना है, तो आपको पता है यहां पे आर एंगल बड़ा होता है, तो प्रूफ करते हैं। यहां पे ये v1 यहां v2, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो इस केस में v1 इज लेस देन व्हाट? v2। तो v1 बाय v2 की रेशियो जो है वो 1 से क्या हो जाएगी? छोटी। तो v1 बाय v2 की इस केस में जो रेशियो आएगी वो 1 से क्या आ जाएगी? छोटी। इसका मतलब साइन आई बाय साइन आर की रेशियो 1 से क्या आ गई? छोटी। इसका मतलब साइन आई इज लेस देन साइन आर, विच इंप्लाइज आई इज लेस देन आर। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है उस केस में इंसिडेंट एंगल छोटा होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल प्रूफ में क्या आ गया? बड़ा होता है। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। क्लियर ये चीज? तो प्रूफ पता लग गया। इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस ये याद रखना कि मीडियम में स्पीड चेंज होने से रिफ्रैक्शन होती है। क्लियर? यहां पे वही लिखा हुआ है सर, v1 बड़ा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा वगैरह। क्लियर? आप ऐसे साइड में ये जो मैंने लिखा ये लिख लो बहुत। साइन आई के साथ आर अपने आप चेंज हो जाता है ताकि रेशियो क्या रहे? कांस्टेंट ही रहे। इसीलिए बोला क्योंकि अप्पा लोग फॉर्मूले ही देखते हैं। अप्पा कहना म्यू के फॉर्मूले में आई आता है तो डिपेंड करेगा, पर डिपेंड नहीं करेगा। Now look at this numerical.
थोड़ा सा टेढ़ा न्यूमेरिकल है, ग्राफिकल डाल दिया। यहाँ पे y एक्सिस पे है साइन r और x एक्सिस में साइन i है। एंगल दे दिया आपको लाइन का 30 डिग्री और आपसे बोला गया कि अगर लाइट की मीडियम में स्पीड nc है, मतलब लाइट वैक्यूम से कहां जा रही होगी, मीडियम में, तो कहते बताओ ये n की वैल्यू कितनी। तो आप इसको कैसे करोगे, आप शुरू करोगे म्यू से, स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम। लाइट 1 से कहां गई, 2 में गई। फर्स्ट मीडियम कौन सा है, वैक्यूम। सेकंड मीडियम जो इसने बोला, ठीक है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो उसका तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आप 1 μ2 को सीधा क्या लिख सकते हो, μ2। तो ये याद रखना, जब आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम वैक्यूम ही है तो वो रिलेटिव ना रहकर क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है, क्योंकि एक तो वैक्यूम ही है, उसका तो 1 ही होना है। तो इसलिए मैं अब स्नेल्स लॉ यूज करते वक्त सीधा लिख दूंगा म्यू मीडियम, क्योंकि पहला मीडियम वैक्यूम है, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे स्नेल्स लॉ में 1 μ2 आता है, पर अगर 1 वैक्यूम है तो आप सीधा लिख दोगे म्यू मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। समझ लगी ये चीज, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की मैंने। अब साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, म्यू का फॉर्मूला क्या था, सी बाय वी था ना फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां से आपने निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो v निकालना है। v क्या आ गया, c साइन आई बाय साइन आर। पर हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें तो स्लोप दी है ना, एंगल दिया है। आपको पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे tan 30 आ गया, tan 30 कितना हो गया, 1/√3। हमें तो कुछ दिया ही नहीं। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y में आपका साइन r है, मैं साइन r को एक तरफ कर देता हूं, साइन r इधर भेज दिया मैंने, बाकी एक तरफ कर दिया, v बाय c साइन i, ये बन गया। दिस इज y इज इक्वल टू, ये जो आगे ये क्या आ गया m, और ये साथ वाला क्या आ गया आपका x, c कितना हो गया 0। यही होती है ना इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m स्लोप बताती है, c इंटरसेप्ट बताता है। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, इस केस में इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है। तो आप कंपेयर करो, स्लोप किसके इक्वल आ गई, v बाय c के। तो स्लोप v बाय c के इक्वल है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू v बाय c। हमारा m कितना आ गया था, 1/√3 इक्वल टू v बाय c। यहाँ से v कितना आ गया, 1/√3 इंटू c। √3 को लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, और ऊपर आ गया तो 3 की पावर -1/2c। तो n इंटू c बोला था, तो n कितना आ गया, 3 की पावर -1/2। सो दिस इज योर आंसर। ऑल्टरनेटिंग वे ऐसे भी कर सकते हो आप म्यू को लिख दोगे साइन आई बाय साइन आर, और यहां पे आ गया आपका c बाय v। तो यहां से v कितना आ गया, v c इंटू साइन r बाय साइन i, ये आ गया। ग्राफ में साइन r आपका y है और x क्या है आपका साइन i, तो आपका ये बन गया c इंटू वाई बाय एक्स। और स्लोप जो होती है tan थीटा, वो बेसिकली क्या होता है, y बाय एक्स, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ये होता है tan थीटा। तो आपका जो tan थीटा है, कितना थीटा गिवन है 30, तो आप y बाय एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, tan 30। तो c इंटू 1/√3, c इंटू 1/3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर -1/2 इंटू c। तो यहां से आपका n कितना आ गया, 3 की पावर -1। तो ऐसे भी कर सकते हैं। Now look at this question. A light ray is incident on a glass sphere. Light बाहर से ग्लास में आई, स्फीयर है ग्लास का। तो पहले लाइट ऐसे एंटर करी, बाहर वैक्यूम था, रेयर मीडियम, अंदर ग्लास है डेंसर मीडियम, तो सीधे जाते जाते ये अंदर की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। फिर लाइट ने ग्लास से कहा निकलना है बाहर, वैक्यूम, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगी। तो लाइट ने ऐसे जाना था बिल्कुल सीधा, पर डेंसर से रेयर जा रही है तो वो नॉर्मल से क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड हो गई। अब
सफेयर के केस में ये याद रखना, सफेयर के केस में एनी लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर एंड टचेस द सफेयर एक्ट लाइक अ नॉर्मल। कोई भी लाइन जो सेंटर से सफेयर की तरफ बनाई जाए, मतलब रेडियस, वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे नॉर्मल ये वाली लाइन है, दिस वन नॉर्मल, और यहां पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ये। नॉर्मल तो चाहिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन तो तभी बनेंगे। ये डायग्राम यहां गिवन है, कई बार डायग्राम दिया ही नहीं होता, सिर्फ आपको ये फर्स्ट बना के दे देंगे कि 60 डिग्री पे। और आपसे पूछा क्या गया है कि सारे एंगल बताओ कितने हैं। एक तो ये बताओ, कहते हैं आर कितना है, फिर आपसे बोला गया कि ये बताओ आर डैश कितना है, और फिर ये बाद में बोला गया कि ई एंगल बताओ। ये ई एंगल को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होती हो तो लास्ट वाला रिफ्रैक्टेड एंगल को इमर्जेंट एंगल बोल देते हैं, और कुछ नहीं। और इस रे को क्या बोल देंगे, इमर्जेंट रे। अब ध्यान से देखो, स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं है, पर स्नेल्स लॉ को लगाना थोड़ा फास्ट में सीखेंगे। आप लोगों ने ये देख लिया कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। फिर आप इसको लिखते हो म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये लिखते हो। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 2 साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई, लिख सकते हो। जो आर वाला एंगल होता है वो कौन से मीडियम में बनता है, सेकंड मीडियम में। जो आई वाला एंगल बनता है वो कौन से मीडियम में बनता है, फर्स्ट वाले में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, कि उस मीडियम का म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, उस मीडियम में कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ लाइट विद साइन, वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ अब ऐसे बार बार नहीं लगाएंगे, सीधा करेंगे। उस मीडियम का म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का म्यू इंटू वहां पे कितना एंगल। पर एंगल जो लेना है वो जो थीटा है, थीटा इज एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, थीटा क्या होएगा कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये तो था एक पुराना मेथड कि ऐसे ही लगाते जाओ, थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा कर देता है, ये फटाफट हो जाता है। तो देखो अब ये कैसे करेंगे आप। पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन कर रहा हूं, स्नेल्स लॉ लगाना वैसे भी कर सकते हो, ऐसे सीखना है। देखो पहले इस मीडियम में, ये मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1, एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इस मीडियम में देखो म्यू 1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन थीटा 2। कोई आई और आर एंगल देखने की जरूरत नहीं। म्यू 1 कितना है, 1, साइन थीटा 1। फर्स्ट मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60, तो साइन 60 आ गया। फिर म्यू 2 सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3, और सेकंड मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आर। तो वो देखना नहीं ना पड़ा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, फटाफट लगाया ये फॉर्मूला। तो यहां से अब आर कितना आ गया आपका, साइन आर इज √3, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन 60 बाय √3, साइन 60 इज √3/2, नीचे भी √3, ये कैंसिल 1/2, तो साइन आर इज 1/2 विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। बताओ यहां तक क्लियर। स्नेल्स लॉ लगाना आ गया, ऐसे भी कर सकते थे आप ये। तो ये 3 स्टेप लगने थे, हमने फटाफट ये पहले ही कर दिया, वो एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स है वहां पे। क्लियर। अब साइन आर डैश की बारी। तो अब तो आगे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखो, अब आपके पास आर एंगल आ गया, आर डैश निकालना है। ये ट्रायंगल बन रहा है यहां पे। इस ट्रायंगल में देखें अगर, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस है। और मैथमेटिक्स में पता है कि ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय फिगर आर डैश इक्वल टू आर, मतलब कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आर डैश भी निकल गया। अब बारी किसकी है, लास्ट में जो हमारा ई एंगल गिवन। तो ई एंगल के लिए आप दोबारा से क्या कर सकते हो, यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। तो लगाते हैं दोबारा से, देखो अब तो म्यू 1 या सेकंड में अब म्यू 2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 1 साइन, यहां पे एंगल कितना है, ई। थीटा 2 कितना है आपका, आर डैश। तो यहां पे साइन थीटा 2 की जगह क्या लिख देते हैं, साइन आर डैश। समझ लगी या नहीं। लाइट यहां से इधर जा रही है ना,
इस मीडियम से इस मीडियम में, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल, कितना एंगल है आर डैश, इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू नॉर्मल के साथ साइन का एंगल, तो ई आ गया। म्यू टू आपका फिर वही है √3 साइन आर डैश और आर सेम आया है, तो कितना आ गया 30, म्यू 1 कितना है आपका 1, साथ में साइन ई, सॉल्व करोगे तो ई दोबारा से आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर? तो इसमें आई और आपका ई एंगल क्या आया, बिल्कुल सेम। समझ लग गई ये चीज? स्नेल्स लॉ थोड़ा पता लगा कैसे लगाना है आपने, ठीक है। म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट आपने कांस्टेंट करना है। म्यू होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन थीटा में जो थीटा होगा वो लाइट का एंगल होगा विद नॉर्मल। ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ एंगल लेना। क्लियर ये चीज? अब इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या की बने आपको। इसके सेकंड पार्ट में ये भी है कि भी टोटल डेविएशन भी बताओ रिफ्रैक्शन के बाद, कि लाइट कितनी डेविएट हो गई। तो आप ये याद रखना, जब भी आपने डेविएशन निकालनी है तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है I माइनस आर। इंसिडेंट एंगल में से रिफ्रैक्टेड एंगल क्या कर दो, माइनस, साथ में क्या डाल दिया मैंने, मैग्नीट्यूड। कई बार क्या होता है रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा हो जाता है, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है छोटा, तो मैग्नीट्यूड में आंसर लेना। तो देखो अब ध्यान से, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो आपका डेविएशन एंगल आया, ये मैंने सिंबल डाला डेविएशन एंगल का, तो कितना आ गया, आई था 60 और आर कितना है आपका 30, तो कितनी डेविएशन आ गई 30 डिग्री। किस तरफ डेविएशन हुई है, देखो ये लाइट जो है ऐसे जा रही, नीचे की तरफ आ गई ना, कितना ये डेविएशन हुआ, इसको लिखते हैं ρ1, और ये कितना हुआ, ये 60 है, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट कितना है 60 में से अगर मैं r माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डेविएशन आ जाएगा ना। और लाइट किस तरफ डेविएट हुई है, लाइट इधर की तरफ डेविएट हुई है, मतलब क्लॉकवाइज डेविएशन आई है। ये पहली बात कि लाइट क्लॉकवाइज इस तरफ डेविएट हो गई है, कितने एंगल से, 30 एंगल से। अब सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि सेकंड रिफ्रैक्शन में कितनी डेविएशन हुई, ρ2। उसमें भी सेकंड केस का इंसिडेंट एंगल कौन है आपका, आर डैश माइनस रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, ई, तो आर डैश कितना था और ई कितना था 60। क्लियर ये चीज? इसका भी आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ही लेना है आपने, तो कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। किस तरफ डेविएट हुआ है, इधर ही डेविएट हुई है ना। देखो लाइट ऐसे जा रही थी, किस तरफ डेविएट हुआ, नीचे की तरफ, तो ये भी किस तरफ डेविएट हुआ, क्लॉकवाइज। तो दोनों डेविएशन एक ही डायरेक्शन में हुए हैं, तो टोटल डेविएशन निकालने के लिए आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 डिग्री। तो टोटल डेविएशन इज 60 डिग्री, बिकॉज इन बोथ केस डेविएशन आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ लगी ये चीज? क्लियर हो गया?